आज हम बात कर रहे हैं एक काफी चिंताजनक मोबाइल स्पाईवेयर की। नाम है सारंग ट्रैप। हाँ, सारंग ट्रैप। इसके बारे में जिम्पीरियम की एक रिपोर्ट है, सारंग ट्रैप, मोबाइल स्पाईवेयर एंड सोशल डिसेप्शन। हाँ, काफी कुछ पता चला इससे। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि समझें कि ये मैलवेयर कैसे काम करता है, एंड्रॉयड iOS यूजर्स को कैसे निशाना बना रहा है, और सबसे जरूरी, इसे बचें कैसे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, ये सारंग ट्रैप आखिर है क्या। मुझे लगता है ये सिर्फ टेक्निकल मामला नहीं है, इसमें इंसानी साइकोलॉजी का भी बड़ा रोल है। सही कहा। असल में सारंग ट्रैप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मैलवेयर कैंपेन है, मतलब एंड्रॉयड और iOS दोनों पर। दोनों पर? ओके। हाँ, और इसे सबसे पहले जिम्पीरियम के जी लैब्स ने ही पकड़ा था। उन्होंने 250 से ज्यादा एंड्रॉयड मैलवेयर सैंपल्स और 80 से ज्यादा नकली डोमेन्स ढूंढे हैं जो इससे जुड़े हैं। 80 से ज्यादा डोमेन्स, बाप रे। और ये फैलता कैसे है, मतलब दिखता कैसा है? ये अक्सर नकली ऐप्स का रूप लेता है, जैसे कोई डेटिंग ऐप हो या क्लाउड सर्विस या फिर कार सर्विस ऐप। अच्छा, तो मतलब भरोसेमंद दिखने वाले ऐप्स, पर लोग इन्हें इंस्टॉल क्यों करेंगे? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से क्यों नहीं? यहीं पर सोशल इंजीनियरिंग का खेल आता है। ये ऐप्स दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, डिजाइन काफी आकर्षक होता है और अक्सर इमोशनल अपील करते हैं। इमोशनल अपील? जैसे कोई डेटिंग ऐप है तो उसमें कोई बहुत ही आकर्षक नकली प्रोफाइल हो सकती है जो आपसे चैट करने का नाटक करे। हाँ। और फिर ऐप डाउनलोड करने को कहे। और फिर ये ऐप अक्सर एक, क्या कहते हैं, इनविटेशन कोड मांगते हैं। इनविटेशन कोड? अरे वाह, मतलब एक्सक्लूसिव फील कराने के लिए। हाँ बिल्कुल। लगता है कि ये कोई आम ऐप नहीं, कुछ खास है। ये सीधी सीधी मनोवैज्ञानिक चाल है। और जैसे ही कोड डाला, बस वो कोड जाता है सीधे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पर, मतलब हैकर्स के कंट्रोल वाले कंप्यूटर पर, और मैलवेयर एक्टिवेट हो जाता है। ओह, और फिर परमिशंस वगैरह? हाँ, फिर ये परमिशन मांगता है एसएमएस पढ़ने की, फाइलें देखने की, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करने की, और ये सब बैकग्राउंड में होता है। ऊपर से ऐप शायद कोई नकली चैट स्क्रीन दिखा रहा हो। और पीछे से डेटा चोरी हो रहा है, तस्वीरें, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, सब कुछ। तस्वीरों को भेजने से पहले उन्हें लुबान लाइब्रेरी से कंप्रेस भी करते हैं ताकि डेटा जल्दी ट्रांसफर हो। ये तो एंड्रॉयड की बात हुई। iOS वाले क्या सेफ हैं? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। iOS पर तरीका थोड़ा अलग है। वहाँ ये लोग एक मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल यूज करते हैं। मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल? ये क्या चीज है? ये एक तरह की सेटिंग फाइल होती है। इसे इंस्टॉल करने से ऐप को सिस्टम में ज्यादा गहरी पहुंच मिल जाती है, जैसे फोटो लाइब्रेरी और कॉन्टैक्ट्स तक। मतलब ऐप स्टोर की सिक्योरिटी को बाईपास करने का तरीका? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे इंस्टॉल करवाने के लिए यूजर को 3 स्टेप्स वाला एक प्रॉम्प्ट दिखाते हैं। एक बार प्रोफाइल इंस्टॉल हो गया तो डेटा चोरी करना आसान हो जाता है। यानी प्लेटफॉर्म कोई भी हो, खतरा है। और ये मैलवेयर, क्या ये बदल भी रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। एंड्रॉयड के जो नए वर्जन आए हैं उनमें इन्होंने मैनिफेस्ट फाइल से एसएमएस परमिशन हटा दी है। हटा दी है? क्यों? शायद एंटीवायरस से बचने के लिए। एंटीवायरस अक्सर एसएमएस परमिशन मांगने वाले ऐप्स पर शक करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एसएमएस चुराने वाला कोड ऐप में अभी भी है, बस उसे अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब भविष्य में एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी क्या परमिशन मांग रहे हैं फिर? अभी मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट्स, एक्सटर्नल स्टोरेज यानी फोन की मेमोरी और डिवाइस की जानकारी मांगते हैं, जो जासूसी के लिए काफी है और शक भी कम होता है। काफी शातिर। अच्छा, इसका फैलाव कितना है? क्या ये ग्लोबल है? अभी तक जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से ये मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया में सेंटर्ड है। दक्षिण कोरिया? ओके। हाँ, जो 88 नकली डोमेन ट्रैक किए गए उनमें से 70 से ज्यादा अभी भी एक्टिव हैं। और चिंता की बात यह है कि इनमें से 25 से ज्यादा गूगल सर्च में भी इंडेक्स हो चुके हैं। मतलब गूगल करने पे भी मिल सकते हैं ये नकली डोमेन? हाँ, और डोमेन रजिस्ट्रेशन का पैटर्न देखें तो लगता है ये कोई अकेला बंदा नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कई डोमेन एक साथ रजिस्टर किए गए हैं और डोमेन के नाम भी लोकलाइज्ड हैं, मतलब कोरियन कल्चर के हिसाब से रखे गए हैं ताकि भरोसेमंद लगें। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। और इसका इंसानी पहलू क्या है? मतलब सिर्फ डेटा चोरी होता है या उसका कुछ गलत इस्तेमाल भी है? सिर्फ चोरी नहीं, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। एक कोरियन ब्लॉग पर एक केस रिपोर्ट हुआ था। एक व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ, उसने डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। हाँ। उसे एक नकली प्रोफाइल ने फंसाया। ऐप ने उसके कॉन्टैक्ट्स,
निजी तस्वीरें चुरा लीं और बाद में उसी जानकारी से उसे ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं, ये तो सीधा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, भरोसे का खून है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे खास और डरावनी बात है। ये मैलवेयर टेक्निकल वल्नरेबिलिटी से ज़्यादा इंसानी भरोसे और इमोशनल कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। ये दिखाता है कि साइबर क्रिमिनल्स अब ह्यूमन साइकोलॉजी को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर साइलेंट ट्रैप एक गंभीर खतरा है, लगातार बदल रहा है, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके अपना रहा है। ये दिखाता है कि कैसे नकली ऐप्स हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है। जब सोशल इंजीनियरिंग इतनी एडवांस्ड हो गई है, तो यूज़र्स सिर्फ ऐप स्टोर की रेटिंग्स देखने से आगे कैसे जाएं? किसी ऐप की असलियत कैसे परखें, खासकर जब वो किसी इमोशनल सिचुएशन में हो? सही बात है। इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया में किसे और कैसे विश्वास करें। ये एक बड़ा चैलेंज है,